Today I am going to describe psychology. As you know that education is the means to complete the development of man, and to achieve a complete development it is essential that various capacities of an individual be given adequate opportunity to manifest and develop themselves. यानी एजुकेशन व्यक्ति के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और कंप्लीट डेवलपमेंट तभी हो सकता है जबकि हम व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दें उसको डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए साइकोलॉजी एसेंशियल है, जरूरी है। तो ये कहना एक अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में साइकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, जब तक टीचर बच्चों को नहीं समझेगा, बच्चों के दिमाग को नहीं समझेगा, उनकी डिजायर्स को नहीं समझेगा, उनकी हैबिट्स को नहीं जानेगा, तब तक वो उनके डेवलपमेंट को पूरा करने में योगदान नहीं दे सकता है। तो इसके लिए साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है। सभी जितने भी पाठ्यक्रम है, बीएड हो, एमएड हो, सब में साइकोलॉजी का जो सिलेबस दिया गया है इसीलिए दिया गया है ताकि वो बच्चों की माइंड को, दिमाग को, उनके इंटरेस्ट को, एबिलिटीज को जान सके और उसी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। तो हम कह सकते हैं कि study of education psychology has been made compulsory in teaching learning programs and to equip the prospective teachers with necessary skills of teaching। तो ये जो स्किल्स ऑफ टीचिंग हैं वो इसी तरह से दी जाती हैं ताकि वो बच्चे की साइकोलॉजी को जानने में सहायक हो सके। हर अध्यापक अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सके, तो उसके लिए उनको स्किल्स दी जाती हैं। उसके लिए साइकोलॉजी का जानना जरूरी है, जिसको हम कह सकते हैं मनोविज्ञान का जानना जरूरी है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी नाउ हैज बिकम अ स्पेशल फील्ड ऑफ स्टडी। आज के टाइम में एजुकेशन साइकोलॉजी एक विशिष्ट अध्ययन का क्षेत्र बन चुकी है। तो क्या है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी? तो हम कह सकते हैं कि चाहे आपका पड़ोसी हो, घर हो, स्कूल हो या कहीं भी गैदरिंग हो, हर जगह कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अध्ययन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में करते हैं। हर व्यक्ति, पड़ोसी, स्कूल का टीचर, आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से प्रभावित रहते हैं। तो साइकोलॉजी एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए साइकोलॉजी का जानना बहुत जरूरी है। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर इज बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। यानी जितने भी कम्युनिकेशन चाहे टीचर और स्टूडेंट में होते हैं वो साइकोलॉजी की ही नॉलेज पर, यानी मनोविज्ञान के जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, all these are responsible for shaping and designing the education system according to individual needs। मतलब जितनी भी व्यक्ति के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, हर व्यक्ति की अलग आवश्यकताएं होती हैं, उनमें भिन्नता होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसको हम कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, पर्सनैलिटी है, तो ये सब जो पढ़ते हैं हम, बिना साइकोलॉजी के इनका अध्ययन अधूरा है। तो साइकोलॉजी का आज के टाइम में एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है, अपना एक अलग स्थान है। एंड इनिशियली इट वाज स्टडीड एज अ सब ब्रांच ऑफ फिलोसफी। शुरू में फिलोसफी का एक सब ब्रांच माना जाता था, उसी का ब्रांच माना जाता था। अब ये एक तरह से साइंस के रूप में उभर रही है। साइकोलॉजी को अब साइंस माना जाता है, और इसके जो अलग अलग, जो शुरू में दिया गया था साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ साउल, तो शुरू में इसको माना गया साइंस ऑफ साउल। और ये दो वर्ड से मिलकर बना है साइकोलॉजी वर्ड, जैसे साइके प्लस लोगोस। साइके मीन्स साउल, साउल जिसका मतलब है आत्मा, साइके, तो साइकी का मीन्स है साउल, और लॉजी मीन्स साइंस, यानी साइंस ऑफ साउल। तो इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड एज
साइंस ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान। एंड व्हाट इज सोल? तो सोल क्या देखी जा सकती है? तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं तो उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता था। इसलिए इसको समय के रहते जो शुरू में धारणा थी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, इसको नेग्लेक्ट किया गया और उसके बाद आया साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड। तो फिलोसफर्स ने दूसरी डेफिनेशन दी, साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ माइंड, यानी हमारी जो दिमाग है उसका क्या है? विज्ञान है। बट ये कुछ समय तक तो ये धारणा रही, पर इस पर भी कुछ कंट्रोवर्सी आई और फिर से इसको कुछ नई डेफिनेशन के साथ इसको भी नेगलेक्ट किया गया। यानी शुरू में साइंस ऑफ सोल बोला गया साइकोलॉजी को, फिर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड बोला गया, फिर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में चेतना से है, जो चेतना होती है व्यक्ति की, उसका विज्ञान बोला गया। So, failing to define precisely the nature of soul and mind, psychologists define psychology as a science of consciousness. तो जेम्स और वुन सबसे पहले जो थे उन्होंने इसको बताया। जो शुरू में जेम्स एंड वुन थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि जो ये कॉन्शियसनेस है वो ही केवल इसी की वजह से व्यक्ति इस अपने जो आसपास का वातावरण है उसके साथ रिएक्ट करता है, अपनी चेतना के साथ, यानी कॉन्शियसनेस के साथ। तो इसको सराहा गया, उसको अडॉप्ट किया गया कि हाँ, कहीं ना कहीं इसको ज्यादा लोगों ने पसंद किया कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो दिस डेफिनेशन वाज कंसीडर्ड टू बी टू नैरो एज दिस डिड नॉट इंक्लूड अनकॉन्शियस एंड प्रीकॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड। देखिए, कॉन्शियसनेस को तो इसने डिस्क्राइब किया, पर माइंड दो अवस्था होती है माइंड की, चेतना और अचेतन। तो अचेतन को, अनकॉन्शियसनेस को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, इसलिए ये थ्योरी भी फेल की गई। यानी साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी क्या हो गई? बाद में कुछ समय तक ये भी रही, परंतु बाद में ये भी फेल हो गई। और इसके बाद फ्रूड थे, उन्होंने भी साइको एनालिटिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि माइंड की 3 स्टेट होती है। जो फ्रूड की साइको एनालिटिक थ्योरी है उसमें क्या कहा गया कि 3 स्टेट माइंड की होती हैं, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। तो 9/10 पार्ट ऑफ बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय अनकॉन्शियस। 9/10 9/10 पार्ट जो है, हम जो काम करते हैं बिहेवियर में, जो हमारा बिहेवियर है वो डिसाइड किससे होता है? वो अनकॉन्शियसनेस से, और जो प्री कॉन्शियस माइंड है उससे। यानी अनकॉन्शियसनेस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड मिलकर केवल 9/10 पार्ट ऑफ बिहेवियर डिसाइड करते हैं। बाकी कितना बचा? 1/10। तो 1/10 जो डिटरमाइन किया जाता है वो कॉन्शियस माइंड से किया जाता है। यानी बड़ा जो पार्ट है वो केवल किससे है? अनकॉन्शियस, और जो हमारा प्री कॉन्शियस है वो 9/10 पार्ट जो है डिसाइड करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो फ्रूट्स की टर्मिनोलॉजी थी, जो अनकॉन्शियस, उसके अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी अनकॉन्शियसनेस 9/10 प्ले कर रहा है, 9/10 पार्ट। तो इस हिसाब से अनकॉन्शियस माइंड का बड़ा रोल हुआ किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को शो करने में। तो इसलिए इसको भी एक तरह से रिजेक्ट किया गया और बाद में आई साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो जो आज के टाइम में जो हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, ये जो आज है वो साइंस है, और साइंस कहाँ से? बिहेवियर से है। तो लेटेस्ट और सेकंड लेटेस्ट आप कह सकते हैं साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी वाज फाइनली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ behavior, a systematic study of all that man does in response to a world of things and persons। यानी जो
जो भी व्यक्ति किसी पर्सन के या अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट करता है, किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट के प्रति, जो उसके रिएक्शंस हैं, तो उन सबको इंक्लूड किया गया उसके बिहेवियर में, साइंस ऑफ बिहेवियर में। आप कहीं भी आप हर समय बिहेव करते हैं, हम बिहेव करते हैं, ये पूरा जो ब्रह्मांड की वस्तु के प्रति जितनी भी हम सुबह से लेकर शाम तक सब हमारा बिहेवियर काउंट होता है, तो उसकी साइंस कहा गया। जो हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसको ही उसकी एक तरह से उसका अध्ययन करना, साइंस ऑफ बिहेवियर, उसको क्या कहा गया, साइकोलॉजी कहा गया। और यही लेटेस्ट टर्म थी। तो कमेंटिंग ओवर दिस एस्पेक्ट, वुडवर्ड सेज फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, it still has behavior of sort in the light of the preceding discussions। तो यही है कि साइकोलॉजी क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब बिहेवियर, मीनिंग ऑफ बिहेवियर क्या है, तो आप जानते हैं बिहेवियर क्या है। तो जो भी हम अपना कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे नॉलेज है, थिंकिंग है, रिकॉल है, और अफेक्टिव एस्पेक्ट्स हैं जैसे हैप्पीनेस है, एंगर है, जेलसी है, और कॉग्निटिव इफेक्ट है, ये हम कह सकते हैं साइकोमोटर इफेक्ट्स है, वॉकिंग, प्लेइंग, ड्राइंग, ये सब हमारे केस में बिहेवियर्स में काउंट होते हैं। तो यही हमारा क्या है, मीनिंग ऑफ बिहेवियर है। बिहेवियर एज ए साइंस, नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज क्वाइट साइंटिफिक ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। The theories of psychology are well organized and are supported by relevant psychological laws and principles। तो जो साइकोलॉजी की जो थ्योरी हैं वो किससे सपोर्ट हैं, जो साइकोलॉजिकल लॉज हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनसे सपोर्ट हैं। दूसरा, साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजी है वो किस पे एम्फेसिस डालती है, और रिलायबिलिटी पे, वैलिडिटी पे, किसकी, बिहेवियर की जो वैधता कह लीजिएगा, और वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी दोनों पर प्रभाव साइकोलॉजी डालती है। साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स जो हैं वो बिहेवियर को असेस करने के लिए, मापने के लिए साइकोलॉजी में यूज किए जाते हैं। कई साइंटिफिक मेथड्स को, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है साइकोलॉजी के असेसमेंट में, जैसे hypothesis, collection of data, analysis and generalizations are employed which provide scientific basis to it। तो इसको हम cause effect relationship भी बोलते हैं। तो results of study of behavior can be verified in similar condition by performing experiment। तो साइंस क्या है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हम साइंस की वैलिडिटी को चेक करते हैं। किसी भी घटना या जो भी घटना की वैलिडिटी होती है, या जो भी हम जितने भी तथ्य होते हैं उनको साबित करने के लिए हम साइंस का यूज करते हैं। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस व्हिच हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर। इट्स फाइंडिंग आर एप्लीकेबल टू फ्यूचर रिसर्च एंड प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये सब आज हमने पढ़ा साइकोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम आगे नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।